टॉपिक चल रहा था संगम काल। संगम काल से लगा के हम पढ़ रहे थे चोल। चोलों में जो पहली शाखा थी ना वो तो पढ़ ली, लेकिन दूसरी शाखा में भी मैं चली गई जहाँ विजयालय था, प्रांतक प्रथम था, आदित्य प्रथम है ना, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तक तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन जो विजयालय से लगा कर जो इतिहास था ना वो पूर्व मध्यकाल में आता है, जहाँ आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करके 1310 में वहाँ से वापस ये जो पांड्य वंश है ना ये वापस चोलों पे अधिकार कर लेगा। तो वो हम वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें संगम काल पढ़ना है तो चेर चोल पांड्य तीन शासक ही पढ़ना है, एक चैंदी वंश पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब का जो इतिहास है ना वो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल में जो चैंदी वंश का शासक था। और इन सब का वर्णन मौर्य के अभिलेख कौन सा है, मौर्य वंशकालीन अशोक के जो दूसरा शिलालेख है ना उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये मौर्य और हिंद एवं शासकों के समकालीन थे ना, इसलिए हम ये यहाँ पढ़ेंगे। जब ये चोल शासक आएगा ना ये वापस से, तो ये चोल शासक किसके समकालीन, या पाल शासक होगा विजयपाल वगैरह उसके समकालीन, राष्ट्रकूट चालुक्य हुए ना, पल्लव, तो वो पूरा डिटेल से उस वक्त पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा। तो संगम काल का पूरा इतिहास है ना वो आराम से समझेंगे। पहले आज हम दो टॉपिक ही रहे, चेर और पांडे। चोल तो मैंने पढ़ा लिया है, जो करिकाल राजा था महत्वपूर्ण शासक वही था उसका जो प्रथम शाखा थी। द्वितीय शाखा विजयालय से स्टार्ट होगी, क्योंकि पहली शाखा पे ये पल्लव वगैरह आके चोल पर आक्रमण कर लेते हैं, और ये चोल है ना पल्लवों के सामंत हो जाते हैं। तो ये पल्लवों के सामंत भी थे ऐसा माना जाता है, लेकिन पूरा ज्ञात नहीं है, ये मैं ही अनुमान लगा रही हूँ। क्योंकि पहली शाखा का इतना ही वर्णन है कि इसको किसने नष्ट किया था, कहीं कहीं अब काल भद्रों का भी होगा। काल भद्र है ना उसको भी मैं बताऊंगी आराम से कि वो कैसी जनजाति थी आज के काल उस समय में। ये जो संगम काल का है देखो, ये मुजरिस है ना, मुजरिस ये एक दो सैनिक टुकड़ियों की स्थान था, या मुजरिस, और एक बंदरगाह भी था है ना, कोकई भी बंदरगाह था। मदुरई इनकी जो राजधानी थी, और उसके बाद तंजावुर उरियर ये चोलों की राजधानी थी। गंगेचोटपुरम तो ये राजेंद्र प्रथम तक आ जाता है, वहाँ हम नहीं पढ़ेंगे। हम पहले संगम काल को ही पूरा कर लेते जो आराम से, और संगम काल के कुछ प्रश्न उत्तर रह जाएंगे तो मैं प्रश्न उत्तर भी करवा लूँगी। जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रह गया वो प्रश्न उत्तर में आ जाएगा साथ में है ना। ये संगम साहित्य तोल का पीएम ग्रंथ ये जो कैसा था, ये मैंने बताया हुआ है, ये व्याकरण ग्रंथ था। जिस तरह उत्तर भारत में व्याकरण ग्रंथ कौन सा था आपको पता है, मैंने पढ़ाया अष्टदई और पाणिनि का, अष्टदई और पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि का अष्टदई जो प्रथम था। क्योंकि पाणिनि के जो ग्रंथ है ना उसके अंदर भी संगम काल की व्यवस्थित काल का जो वर्णन मिलता है, और मेगस्थनीज की इंडिका है उसके अंदर भी वर्णन मिलता है। तो ये समझ ले ये मौर्यों के समकालीन थे वो। इसके बाद हम गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन शासन काल आएगा। हर्षवर्धन के बाद में ये जो वापस चोलों की दूसरी शाखा आएगी, जो राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चोल है ना, चालुक्य है, गंग वंश है, ये सब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो थोड़े से प्रश्न उत्तर करवा लूँगी और बाकी सब आपको नोट्स दे दूँगी। आज मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगी कि मुझे कमेंट आएगा आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, और मैं कर्म से भी चल रही हूँ। और यहाँ हम पढ़ेंगे जो चेर वंश है, क्योंकि चोल वंश तो मैंने पहली शाखा तो पढ़ा ली। अगर मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, संगम काल का ये सारे नोट्स हैं। चेर वंश का एक ही है पेज में, एक दो पेज में है। और उसके बाद है पांड्य वंश, पांड्य वंश का भी है। तो इसके अंदर तीन तो संगम काल जो तमिल संगम होगी, गोष्ठी कहते हैं उसे, परिसर कहते हैं, सभा होगी, वो होगी पूरा डिटेल इसके अंदर पांड्यों के अंदर। और ये पांड्य वंश काल में जो तीनों संगम में स्थापित हो गई थी, पहले कौन अध्यक्ष थे, दूसरे कौन थे, और उसके बाद संगम कालीन जो काल निर्धारण है ना संगम काल का, ये इम्पोर्टेंट है। ये कहीं किसी को कोई बताता है, कोई कुछ बताता है तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका काल निर्धारण अभी हमें पता नहीं है ना। ये सौरभ चौबे की बुक में दिया हुआ है और BA फर्स्ट ईयर की बुक में है। और ये 5 प्रकार की भूमि है, इस भूमि का भी पूरा वर्णन मैं बताऊंगी आपको। संगमकालीन धार्मिक जीवन कैसा था वो भी बता रही हूँ, वो भी बताऊंगी। ये सारे मैंने नोट्स लिखे, 2-3 पेज के नोट्स तो हैं। शिल्पाधिकार में ना ये किसने लिखी थी, और इसके अंदर जो किस धर्म का उल्लेख है वो भी देखेंगे। और फिर है बंदरगाह, संगमकालीन बंदरगाह कौन कौन से थे और किसके लिए प्रसिद्ध थे, और ये सारी देखेंगे हम। और कौन सी रोमन जो टुकड़ियाँ थी ना, रोमन 2 सेनाओं की 2 टुकड़ियाँ थी, वो कहाँ थी, और ये किसके जगह पे थी, और ये कौन कौन से बंदरगाह थी, किसके लिए प्रसिद्ध थे, किसका बुक में इसका वर्णन है बंदरगाहों का। ये पूरी कोशिश करूंगी कि आज संगम काल पूरा हो जाए। नेक्स्ट में गुप्त काल स्टार्ट करेंगे, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, फिर हर्षवर्धन काल, फिर आएगा वहाँ जो शासन आएंगे ना वहाँ हम पढ़ेंगे जो दक्षिणी भारत के राजवंश अलग होंगे, उत्तर भारत के राजवंश होंगे कौन कौन से होंगे वो बता दूं मैं। ये तो दक्षिणी भारत के होगा, चालुक्य, राष्ट्रकूट, गंग वंश है ना, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य को कौन जीतेगा, और वातापी कोंड की उपाधि कौन धारण करेगा, वेगी के चालुक्य से चोलों ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वो कौन सा था, और खारवेल चैंदी वंश का जो उड़ीसा में था
ये सब नेक्स्ट में पढ़े, बाद में पढ़ेंगे। यहाँ जो देखेंगे ना, फिर उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश होगा, गढ़वाल वंश होगा, परमार वंश होगा, गुहिल वंश होगा, चौहान वंश होंगे, वो सब डिटेल से जब दक्षिण भारत उत्तर भारत को दोनों मिला के पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था जो राष्ट्रकूटों के समय, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में हुए थे, या चालुक्यों के, जो भी होगा वो सब डिटेल से हम पढ़ेंगे। यहाँ कन्नौज में होगा, और फिर बाद में लास्ट में जब तुर्क आक्रमण होंगे, है ना, तो डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आता है क्रम वाइज। मैं तो यानी कि दूसरी शाखा में भी चली गई, तो इससे आपको भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रश्न और मैप से आराम से, जहाँ जहाँ मैप की जरूरत होगी वहाँ मैप से समझाऊंगी। तो चेर राज्य है ना, ये दक्षिणी पश्चिम में था। कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। ये आप देख सकते हो, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये दक्षिण है। तो चेर राज्य केरल में वर्ग कह सकते हो हम। इसकी राजधानी क्या थी? वाजी और तोंडी, दो पहली वजी थी फिर तोंडी। और इसका प्रतीक चिन्ह है ना, वो क्या था? धनुष था। याद रखना, यहाँ से धनुष चलेगा, या तो लगेगा शेर को या लगेगा मछली को। तो पहले आएगी मछली, उसके बाद आएगा शेर। तो क्या पता शेर तो सामने मछली को खाने ही आ जाए, तो पहले हम मछली का ही निशाना लगा दें। यानी कि तीनों का देखते हैं ना प्रतीक चिन्ह, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मछली किसका था? पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था। और चोल का था सिंह, बाघ कहते हैं ना, शेर, बाघ था चोलों का। तो आप इसको याद रखना, इनकी राजधानी वगैरह सब। चेर साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन वंश चेर था, प्रतीक चिन्ह धनुष, है ना, तीर कह सकते हो। राजधानी वजी करूर, दूसरी राजधानी तोंडी थी। ये दोनों बंदरगाह भी थे, है ना। यह राज्य मालाबार केरल तट में क्षेत्र में था। प्रथम शासक कौन था इसका? उज्जैन था, उज्जैन जेरल था। कौन था? उज्जैन जेरल। इसमें बड़ी पाकशाला भी बनवाई थी। किसको लिए बनाई थी इन्होंने पाकशाला? ये कहते हैं कि महाभारत कोई, या तो महाकाव्य में भाग लेने वाले जो वीर थे युद्ध में, या हो सकता है महाभारत का व्यंग्य होता है, आपको पता है। तो उसके अंदर भाग लेने वाले जो वीर थे उनको भोजन कराया था ना, इसलिए उसने बड़ी सी पाकशाला का निर्माण कराया था उज्जैन जेरल ने। इसे वन वारामन भी और पैरून जोरम उद्यान भी कहा जाता है इसको, है ना। और उसके बाद है नेदून जेरल। इसके नाम है ना बड़े कन्फ्यूजन है, लेकिन नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये दूसरा राजा था। तो नेदून जेरल आदन है ना, नेरुल जेरल आदन, इसने समस्त भारत पर विजय प्राप्त की, हिमालय तक अपने राज्य को बढ़ाया, वहाँ अपना प्रतीक चिन्ह धनुष अंकित किया था इसने। तो इमयर बंधन है ना की उपाधि धारण की थी। इमरवन का इमयवर बंधन है ना, इमयवर मबन की उपाधि का अर्थ क्या होता है? हिमालय तक सीमा वाला, यानी कि इसकी सीमा कहाँ तक थी? हिमालय तक थी। और यवन क्या लिखा है इन्होंने? इसने मर्दे की अपनी राजधानी बनाया और यवन व्यापारियों को भी कैद किया था। तो यवन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब हिंद यवन भारत में आए थे, आपको पता है हिंद यवन जब भारत में आए थे मौर्य उत्तरकाल में ही आए थे, और कुछ मौर्य काल में भी था। तो यवन अगर हम देखेंगे तो ये मौर्य उत्तरकाल या मौर्य काल के समकालीन ही थे। तो इनको भी कैद किया था इसने। एकमात्र शासक चेर का वंश का था। और फिर है दूसरा पैरून जेरल, यानी इरपोइर, इसे क्या कहते हैं? इरपोर ई नेदुन जेरल का पुत्र था। ये नेदुन जेरल था ना, ये इसका ही पुत्र था। इसने शामिल जिले में तंगडूर यानी कि धर्मपुर के शासक को हराया था। शामिल जिले का जो तंगपुर शासक था उसको हराया था। फिर है कुटवन, हाथियों का स्वामी कहा जाता है इसको। और हाथियों का स्वामी, यह सैन-गुटन से पहले शासक, सैन-गुटन था ना, सैन-गुटवन इससे पहले का शासक था। सैन-गुटवन वेरा इंपॉर्टेंट है। सैन-गुटन ने लालचेर या भल्लाचेर भी कहा जाता है इसको। किसको? सैन-गुटवन को। सैन-गुटवन को लालचेर या भल्लाचेर क्यों कहा जाता है? ये चेर वंश का महानतम शासक था। यह इमवरमबन का पुत्र था। ये 190 के आसपास। देखो इसके नाम कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरी तबीयत है ना वो सही नहीं है, इसलिए कल भी मैंने आपको पीडीएफ भी दी थी एनसीईआरटी की, लेकिन फिर भी क्या करें, अभी टॉपिक पूरे नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए वापस से स्टार्ट मैंने सोचा कि आराम से वापस से स्टार्ट करें। अगर हो सकता है तो जल्दी ही पूरा कर लूँ मैं। संगमकालीन कवि पणहर ने सैन-गुटवन को यशोगान किया, और उसके पास जहाजी बेड़ा भी था। इसने कहा अभी सैन-गुटवन था ना, उसके पास जहाजी बेड़ा था, और ये महान शासक था, यानी कहने का मतलब। और पणहर ने की थी इसकी प्रशंसा। इसने उत्तर में चढ़ाई कर गंगा नदी को भी पार किया था। शिल्पाधिकारम के अनुसार सैन-गुटवन को कौमार्य यानी कि सतीत्व की देवी की पूजा तथा पत्नी पूजा यानी कन्नगे की पूजा जब मैंने पहला पाठ पढ़ाया था, आपको पता है किसका? संगम काल का। ये पत्नी पूजा की शुरुआत करता है। कौन करता है? सैन-गुटवन करता है पत्नी पूजा, कन्नगी की पूजा, यानी कि शिल्पाधिकारम की जो शिल्पाधिकारम है ना पुस्तक है, इसका रचयिता कौन था? इलिंगो आदिल को, ऐसा नाम है पूरा।
नेक्स्ट पार्ट जब मैंने पढ़ाया था ना, तो संगम कालीन में 5 महाकाव्य थे। कौन कौन से थे? शिल्पाधिकारम थे, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयगमति और कुंड कुंडलकेसी। ये 5 जो तो थे ना महाकाव्य, इनमें से शिल्पाधिकारम है ना, इसके अंदर किसका वर्णन है बताएं? इस ग्रंथ में मगध और वत्स और अवंती यानी कि मौर्य काल से समझ सकते, और 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा की गई है इस पुस्तक में, शिल्पाधिकारम में। और इसका लेखक था इलिंगो आदिगल। कौन था? इलिंगो आदिगल था, जो सैन गुटम वन का शायद भाई तथा महाकाव्य भाई था। और ये लेखक कौन था? जैन था, सैन गुटम का भाई था, और इसने महाकाव्य की रचना की थी। तो ये सैन गुटम है ना, आज शिल्पाधिकारम है ना, इसके अंदर ये सैन गुटम की जो किए थे, इसने पत्नी पूजा क्यों शुरू की थी पता है? क्योंकि शिल्पाधिकारम का जो नायक था ना, वो कोवलिन था। और कोवलिन था, और उसकी पत्नी थी कन्नगी। किसकी पत्नी थी? कोवलिन की पत्नी थी कन्नगी। जबकि एक माध्य कहाँ की राजकुमारी थी, वो माधवी नाम की राजकुमारी थी, राजकुमारी नहीं थी वो, वेश्या या गणिका कहते हैं, वो थी। और उसका प्रेम संबंध था किसका? कोवलिन, जो कन्नगी का पति था। और कोवलिन और माधवी की जो प्रेम संबंध था, और फिर उससे शादी भी हो जाती है दोनों की, जिसके कारण इसको मृत्यु दंड दिया जाता है। किसको? कोवलिन को। कौन देगा वो आगे हम पूरा पढ़ेंगे। और एक कोवलिन कौन था? एक व्यापारी था और उससे प्यार हो जाता है और उससे शादी भी कर लेता है। और फिर दोनों में जो है ना, बाद में ये सब कुछ होता है, तो ये कनंगी है ना, कनंगी, ये नाराज हो जाती है कनंगी। कनंगी नाराज हो जाती हैं, और जिसने इसको मृत्युदंड दिया था ना, इसके पति को, कोवलिन को, उन सबको आग से जला देती है। तप और अपनी तपस्या से भगवान को खुश करके, ऐसा शक्ति प्राप्त करके, वो पूरे शासन को जला देती है। इसलिए इसने कनंगी पूजा, इसको देवी माना था, या सतीवता, सती भी माना है, इसलिए ये किया जाता था। ये जब मैंने पहला पार्ट पढ़ाया, वहाँ ये स्टोरी सुनाई भी है। इसके सहयोग किसने किया था पत्नी पूजा में? श्रीलंका के शासक था गजबाऊ प्रथम। और गजबाऊ है ना, एक तमिल कवि कौन था? इल्मो इलम्बोदियार के साथ ये सैन गुटों के दरबार में आया था। कौन आया था? तमिल श्रीलंका का शासक। अंतिम चेर शासक था सईते। कौन था? सईते, जिसे पांड्य नेडुल जोलियन ने परास्त कर दिया था। आदिंग इमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू की थी। याद रखना, आदिंग इमान नामक चेर शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती। लेकिन दक्षिणी भारत में गेहूं की खेती के हमें कहीं भी प्रमाण नहीं मिलते हैं ना, गेहूं की, धान की मिलती है। चेर राज्यों की बंदरगाह सभी पश्चिम में थे, सभी बंदरगाह थे, वो सब मैप से समझाऊंगी मैं आपको। तोड़ी, मंसूरी, ये सब दिया हुआ है यहाँ, लेकिन मैप से पूरा बताएंगे। बंदर चेर है ना, राज्य का प्रमुख बंदरगाह था बंदर। ये बंदर है ना, चेर राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। वट्टेलुतु चेरी का एक लिपि थी। वट्टेलुतु क्या थी? चेर राजवंश की एक लिपि थी। अब हम पढ़ेंगे पांड्य शासक, जो सुदूर दक्षिण में था। इसकी राजधानी मधुरे थी। ये पांड्य शासक मैंने मैप से भी बताया है आपको शायद। मैंने कहा कि शिल्पाधिकार में मगध, वत्स, उसका भी उल्लेख था। और ये पांड्य, इसकी प्रथम राजधानी कोरकई और कोलची भी कहते हैं इसे। और ये बंदरगाह भी था। और मधुरे, दूसरी राजधानी कौन सी थी? मधुरे थी। किसकी? पांड्यों की दूसरी राजधानी मधुरे थी। ये भारत का मैप है, ये देखा आपने पूरी की पूरी। ये राजधानी और इसका मछली निशान है, प्रतीक चिन्ह है। और कोरवई और कोलवी और मधुरे इसकी राजधानी दूसरी थी। प्रथम राजधानी कोरवई थी, कोरकई। कोरकई का कहाँ वर्णन है पूरा डिटेल से देखेंगे। मधुरी का भी वर्णन। पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। देखो, पाणिनि किसके समकालीन था आपको पता है? जब हमने पढ़ाया था घनानंद, सॉरी नंदवंश, नंदवंश का जो महापद्म नंद राजा था ना, उसका समकालीन था, मित्र भी था पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी लिखी थी। और ये व्याकरण का प्रथम ग्रंथ था, है ना, व्याकरण का प्रथम ग्रंथ था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। पांडवों का प्रतीक चिन्ह, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह कौन था? चिन्ह था ये लिखा कार्प, मछली थी। क्या थी? क्या मछली को कहते हैं, कार्प किसे कहते हैं? मछली। इसकी प्रारंभिक राजधानी कोरकई, कोलची कहते हैं, बाद में मधुरे बनी, राजधानी बनी थी। पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया। देखो मैंने कहा ना, ये मेगस्थनीज संत मौर्य का शासक में था, तो ये इन्हीं की समकालीन हुए ना, तो मेगस्थनीज ने भी किया था। मांड्य मात्र सत्तात्मक परिवार थे, यानी कि मात्र सत्तात्मक वंश था। ये किसने कहा था? मेगस्थनीज ने। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सी बंदरगाह पे मोतियों की खोज के लिए बंदियों को लगाया जाता था, वो अभी नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे हम। और इसके समय में शासिका हेराक्लिस की पुत्री पांड्या थी, यानी कि यहाँ महिलाओं का भी शासक होता था, इसलिए उसने मेगस्थनीज ने कहा था। इसके राज्य में 365 गांव थे, जो प्रत्येक गांव प्रतिदिन राजकोष के लिए भेजते थे, जो भी कर वगैरह। मत्स्य आकृति वाले सिक्के भी मिले हैं इसके वंश के। किसके? पांड्यों के। लावेनयाल ने तिरुवन्नावेली में से प्राप्त किया है जो सिक्का है। नेडियोन शासक ने परुवली नदी को
अस्तित्व में प्रदान किया और समुद्र पूजा स्टार्ट की। देखो नेडियन है ना जो पांड्य शासक है, इसने किसकी पूजा की थी? समुद्रगुप्त के समुद्र पूजा। और पत्नी पूजा सेनगोटक वन जो है ना, सेनगोटक वन जो किसका है? चेर वंश का है। और शिल्पाधिकारों में दिया हुआ ना, तो उसने की थी पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, जबकि नेडियन ने की थी समुद्र पूजा शुरू की थी। और नेडियन का अर्थ होता है लंबे कद वाला। मधुकटमी मधुकटमी नामक पांड्य राजा था ना, पलशाल्य की उपाधि दान की, जिसका अर्थ होता है यज्ञशालाओं का निर्माता, है ना। महेश्वर की भी उपाधि दान की थी इसने, मधुकटमी दूसरा जो शासक था। और नेडुजोलियन विख्यात पांड्य शासक था ये नेडुजोलियन। पहला कौन था? ये नेडुजोलियन है। और पहला शासक कौन सा था जो मैंने भी बताया आपको? नेडियन प्रथम शासक था। और नेडुजोलियन था वो पांड्यों का विख्यात शासक था, स्वयं कवि और कवियों का संरक्षक भी था ये। नेडुजोलियन था ना, नेडुजोलियन, इसने तेलियालंगानम के युद्ध में किसको हराया था? चोल, चेर और 5 राजाओं को इसने हराया था तथा चेर शासक से को बंदी बनाया, से को। और जिसका वर्णन मागधी मरुदनार में मधुरे काजी में मिलता है। मागधी मरुदनार है ना, वो लेखक है। और मधुरे कांजी क्या है? इसका जो ग्रंथ है उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसको बंदी भी बनाया था और इस युद्ध में चोल और चेर शासकों के हराया था तेलिंगा लंगा नमक के युद्ध में। नेडुजेलियन ने ही शासनकाल में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन की मृत्यु दंड, यानी कि कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। किसने दिया था? नेडुजेलियन ने ही दिया था। ये कहाँ का? पांड्य शासकों ने, क्योंकि माधवी यहाँ की राजकुमार वैसे गणिका थी, कहाँ की? पांड्य वंश की। नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूध भी भेजा था। क्या भेजा था? दूध भी भेजा था। मधुरे कांची नामक कविता में नेडुजेलियन के पास जो शासक है ना, शासन का विवरण मिलता है, जिसकी रचना भागुती मरुदनार ने की थी। किसने की थी? भागुती मरुदनार ने की थी। पांड्य का अंतिम राजा कौन था? पांड्य वंश का अंतिम राजा था नलिव कोंडन है ना, काला भद्रो का विद्रोह। ये काला भद्रो है ना, इसी ने ही शायद मेरे ख्याल से जब हम पढ़ते हैं ना चोल वंश का 2 बार जो उद्भव हुआ ना, तो पहले शायद काल भद्रो ने ही इसका ये जो जिस तरह हम कहते हैं ना हूण एक आक्रमणकारी जनजाति थी, उसी तरह से ये भी एक जनजाति थी दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत में जनजाति थी, इसको दुष्ट शासक भी कहा जाता। इन्होंने चेर, चोल, पांड्य तीनों को बंदी बनाया था। और कालाभद्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और कालाभद्रों को पांडवों, पल्लवों और चालुक्यों ने मिलकर इनको भी दबाया था। देखो यहाँ पांडवों और पल्लवों और चालुक्य, चोल शासक नहीं है यहाँ, तो इन्होंने इसको दबाया कर, और इन्होंने इन तीनों वंशों ने ही यह शासक किया, चालुक्यों ने। और फिर चोल वंश का थोड़ा सा अंत हो गया, यानी अंधकार युग हो गया। फिर 8वीं शताब्दी में वापस इसका उदय होगा, पूरा डिटेल से जब हम पढ़ेंगे। इसके हमें कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं अभी तो। और द्वितीय संगम कपाटपुरम अल्वे में हुआ था। प्रथम तोलकापिरियम ने किया था, लेकिन तोलकापियम एक ग्रंथ था, जो एकमात्र ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ है जो दक्षिणी भारत में है। उसकी रचना हुई थी सिर्फ द्वितीय संगम में हुई थी, एकमात्र ग्रंथ की। और उत्तर भारत में मैंने बता दिया व्याकरण ग्रंथ किसका था? पाणिनि का अष्टाध्यायी था। पतंजलि का महाभाष्य जो दूसरा टीकाकार था, किस पर? अष्टाध्यायी पे। और ये था दक्षिणी भारत का व्याकरण ग्रंथ। तृतीय संगम हुआ था उत्तरी मथुरा में हुआ था, और नकीरन ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब जितने शिल्पाधिकारम कह सकते हो आप, मणिमेखले के दो आप, जितने 5 महाकाव्य हैं, जितने साहित्य मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, कितने साहित्य पढ़ाए हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए हैं मैंने जितने भी, वो सब की रचना तृतीय संगम काल में ही हुई थी। प्रथम संगम काल का जो समय था वो 4400 वर्ष और 549 सदस्यों ने भाग लिया था। और ये जातक कथाओं की संख्या भी 559 ही है। द्वितीय संगम काल का जो शासन व्यवस्था संगम काल का समय था 3700 वर्षों तक चला था। उसके बाद 1850 तीनों संगमों का कुल 9950 मिलता है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है, कहीं कहीं अलग अलग भी मिलता है, अलग अलग बुकों में। संगम काल का युग का काल निर्धारण किसने किया था? तो नीलकंठ शास्त्री कहते हैं ये हिंद, यवन, रोमनों के समकालीन थे, या समाज संबंधित थे या व्यापारी से संबंधित थे। और प्रोफेसर आर एस शर्मा कहते हैं 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व, फिर 300 ईस्वी पूर्व 600 तक था। और श्रीनिवासन आयकर है ये 3 ईसा पूर्व 500, फिर 500 ईस्वी पूर्व, यानी 500 वो 500 हजार तक समय तक रहा। एन सुब्रमण्यम 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व कहते हैं इसको। तो इन सब का अलग अलग शासनकाल दिया हुआ है, लेकिन हमें नीलकंठ शास्त्री और एन सुब्रमण्यम का ही मानना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक का। संगम साहित्य में 5 प्रवर्ग की भूमिका वर्णन है। दक्षिणी भारत में कृषि का विस्तार अगस्त ऋषि ने किया था। किसने किया था? अगस्त ऋषि ने।
ये 5 प्रकार की भूमि है ना, कुरिची, जैसे कुरिची कहते हैं इसे। और ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है कुरिची, प्रथम प्रकार की। और इसके देवता को क्या कहा जाता है, मुरुंगन। और कुरवास हैं, इसके निवासियों को कुरवास कहते हैं। ये आप पूरा डिटेल से लिख सकते हो जो मैं बोल रही हूँ। पाले और पलई थी, ये रेगिस्तानी भूमि थी। पाले या पलई सूखी रेतीली भूमि होती है ना, रेगिस्तानी, उससे कहते हैं। और यहाँ के निवासी थे मोरावर। और यहाँ देवता थे ना, उसको कहते थे कोरावाई। कोरावाई यानी दुर्गा। यहाँ पाले या पाले ये रेगिस्तानी भूमि के जो देवता थे वो दुर्गा थे। उसके बाद है मुल्लई, जो चारागाह भूमि है। कैसी है, मुल्लई या मुल्लई, जो चारागाह या जंगली भूमि होती थी। और वहाँ के निवासियों को अवार कहा जाता था। और मेयन या विष्णु देवता थे, किसके, चारागाह भूमि के। क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप नोट्स डाउन कर सकते हो इसका। फिर है 5वें प्रकार की है नेथल। नेथल है ना, ये समुद्री तटीय भूमि थी। और मिनिवार यहाँ के निवासी थे, और वरुण इनके देवता थे। फिर है मरुदम, कृषि और उपजाऊ भूमि थी। कृषि वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि और उपजाऊ भूमि, क्योंकि उपजाऊ भूमि कई बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कृषि या उपजाऊ भूमि थी, मरुतम या मरुदम। और इसके देवता को वरुण कहा जाता था। और मिनिवार यहाँ के निवासी थे। कौन थे, मिनिवार। उरे और सूती वस्त्र हेतु था। संगम साहित्य गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता हमें। और कंडेसियर महिला खेती के मजदूर होते थे ना, उसको कंडेसियर कहते थे। धार्मिक जीवन क्या था, तो वैदिक धर्म के यह आगमन हो चुका था यहाँ। और मरुगन की उपासना कर सबसे प्राचीन है मरुगन की। मरुगन का अन्य नाम सुब्रमण्य। सुब्रमण्यन, अब ये जो चेर निवासी या दक्षिणी भारत के जितने भी होते हैं ना राजा वगैरह, तो ये सुब्रमण्यन अपने आगे और भी लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। तो ये देवताओं के नाम है जो मरुगन है, और उनका अन्य नाम सुब्रमण्य मिलता है। और इनका प्रतीक क्या है, मुर्गा है। क्या है, मुर्गा। मणिमेखले ने शीतले सतनार पुस्तक लिखी थी, मणिमेखले। इसमें भी मणिमेखले थे, मणि थी ना, ये माधवी की पुत्री थी। कौन, कोलविन और माधवी की पुत्री थी। और बाद में इसने बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण लेके बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। तो इसी की कुछ स्टोरी थी उसके अंदर, भिक्षुणी बन गई थी वो। और उसके ये भी एक महाकाव्य था मणिमेखले, जो शीतले सतनार ने लिखा था। और कापालिक शैव सन्यासियों का वर्णन मिलता है इसके अंदर, शैव धर्म का। और शिल्पाधिकारम है ना, शिल्पाधिकारम, इसमें इलिगो आर्टिकल लिखा था, जैन धर्म की संस्थानों का वर्णन है इसके अंदर, है ना। अब लास्ट पॉइंट रहा है संगमकालीन बंदरगाह। उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न हो गए तो वो बता दूंगी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके लेखक का कोई पता नहीं है, अज्ञात है। और इस संगम काल में रोम से व्यापार उन्नत था, यानी कि रोम के साथ ही व्यापार उन्नत अवस्था में था। ये पश्चिमी बंदरगाह है, ये पूर्वी बंदरगाह है। मुर्सिरी, जैसे मजलिस से मुजरिसी कहते हैं, रोमन की 2 सेनाओं की टुकड़ियाँ यहाँ रहती थी। फिर है बंदर, सबसे व्यापारिक, मैंने कहा ये बंदर है ना, सबसे प्रमुख बंदरगाह था किसका, चेरों का। वज्जी और तोडी भी बंदरगाह थे। उसके बाद है ना पुआर, ये कावेरीपट्टनम है। पुहार पहले नाम था, उसे कावेरीपट्टनम वर्तमान कहते हैं। ये चोलों का बंदरगाह था। उरेर, जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, ये भी चोलों का बंदरगाह था। उसके बाद पांडुका, ये भी चोलों का बंदरगाह था। सालियूर, सालियूर ये पांड्यों का बंदरगाह था, पांड्यों के बंदरगाह था ये भी। और उसके बाद है कोकई, जो मोतियों के खोजने के लिए मेगस्थनीज ने कहा था, ये कोकई बंदरगाह है ना, यहाँ मोती खोजते थे। और वो कौन खोजते थे, बंदी होते थे राजा के दरबार में, उनको ले जाके यहाँ मोती खोजने का कार्य होता था। मारुतर और फिर है नेल सिंडा, जो दक्षिणी पश्चिम का प्रमुख बंदरगाह था, नेल सिंडा। और मारूगर भी बंदरगाह था, ये पांड्यों का। ये पांड्यों के बंदरगाह थे, ये चोलों के थे, और ये चेरों के बंदरगाह थे। अब 8-10 प्रश्न ऐसे करवाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं, कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके पूरे करवा दूँ तो पूरे करवा दूँ। प्रश्न उत्तर है जो संगम काल के, रोमन बस्ती कहाँ के से प्राप्त हुई थी, तो अरिकमेव से। संगम युग में वैली क्या थी, संगम युग में वैली क्या था, तो भूमि का मापन का पैमाना था। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर था, तो ये है ना तोंडी, तो देखो आपको पता है, हमने पढ़ा मुर्शिरी तोंडी है ना, ये चेरों का था। कोरकई ये पांड्यों का था। कावेरीपट्टनम है ना, ये पूरी बंदरगाह था। आप इसमें देखोगे तो आप ये बंदरगाह आप देख सकते हो, मैप से मैंने बताया था। तो ये कोकई है ना, ये भी पूर्वी है। और ये कावेरीपट्टनम, ये भी पूर्वी है। बाकी सब वज्जी, तोंडी, बंदर, ये सब थे ना, मुर्शिरी, ये रहा देखो यहाँ मुर्शिरी, तो ये सब पश्चिम में था। तो इसका आंसर राइट होगा 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि ये कोरकई है ना, ये भी था। चोलों का जो बंदरगाह था ना, सॉरी पांड्यों का, ये भी पूर्व में था। संगम साहित्य में तोल का पीएम एक ग्रंथ था, तो ये व्याकरण ग्रंथ था जो द्वितीय संगम में लिखा गया था, एकमात्र ग्रंथ था। ये देखो व्याकरण ग्रंथ था दक्षिणी भारत का। निम्नलिखित में किस तमिल कवि ने नंदो और मौर्य का उल्लेख किया है, तो ये कहा किसने किया था, मामूलनार ने। किसने कहा था, मामूलनार था कवि लेखक था, उसने नंदो और मौर्य दोनों का उल्लेख किया है। जब मैंने साहित्य पढ़ाया था वहाँ शायद आपको लिखाया हुआ भी है। अरिकमेव में कौन सा मृदबांड नहीं प्राप्त हुआ है, देखो एम्पोरे हुआ है, एरेटाइन हुआ है। कौन कौन सा हुआ है, ये एम्फोरा जो ईरान से आता था, एरेटाइन, चक्रपाणी, ये सब विदेशों से आते थे। जबकि चित्रित दूसरे मृदबांड है ना, ये भारत में थे, तो ये डी राइट है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन सा था, तो मैंने अभी पढ़ा है इलंगो आर्टिकल। और यहाँ दोनों आप मिला सकते हो, तो तोल का पीरियम और
यहाँ हम देखोगे तिरुकुरुवल है, तिरुकुरुल तिरुकुरुल कुरुल नहीं लिखी थी। और ये संगम साहित्य का आधार है। इसके अंदर इसके पांचवा वेद भी कहा जाता है ना। काफ़ी नाम थे, जब मैंने कल वीडियो पढ़ा था वहाँ बताया। तोलकाप्पियम ये है ना, ये व्याकरण ग्रंथ है, ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद शिल्पाधिकारम, ये वणिक कथा है ना, शिल्पाधिकारम, ये देखो ये लिखा हुआ है शिल्पाधिकारम। ये कथा है किसकी थी? कोवलिन और माधवी और कन्नगी की कथा थी। और मणिमेखले, मणिमेखले क्या था? शिल्पाधिकारम प्रेम कथा थी। मणिमेखले था क्या था? वणिक कथा थी। ये भी मणि की कथा थी, वणिक कथा। और व्याकरण ग्रंथ मैंने बता दिया तोलकाप्पियम और तिरुकुरुलम एक दर्शन है, जो व्याकरणिक दर्शन यहाँ बताया जाता है पूरा का पूरा, जो तब संगम साहित्य का। अब इतने तो बड़े बड़े प्रश्न नहीं करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पांडु के नाम से दी पेरिप्लस ने लेखक ने किया था? पांडु के नाम से किया था। तो किसको किया था? इन्होंने किया था अरिकामेडु को। एम्फोरा ज्ञात होता है लंबा दोनों और, ये मैंने बताया हुआ जब मैंने प्राचीन नवपाषाण काल ताम्रपाषाण काल संस्कृतियाँ पढ़ी थी नहीं, तो इसको मैप बना के समझाया था। निम्नलिखित चीज ये है ना, लंबा दोनों और हथेदार जार होता है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद? तो ये कुरुल मैंने कहा लघु वेद, पंचवा वेद सब कहा गया। पांड्य राज्य की जीवन रेखा, तो ये वेंगी थी। कौन सी थी? वेंगी नदी थी। वेंगी नदी को कहा जाता है। उसके बाद संगम कवि कपिलियर का आश्रयदाता था पारी। कौन था? संगम कवि है ना कपिल, इसका आश्रयदाता कौन था? पारी था। ये राइट है डी। कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह है? तो ये चोलों का था, अभी मैंने बताया, जो पुहार था पहले, फिर कावेरीपत्तनम ना हुआ। अब ये है ना, ये प्रशासनिक जो है ना शब्दावली, अभी मैंने भूमि विपणन से ये बताया अभी बात थोड़ी देर पहले ही। तो इनको मैं कल एक टॉपिक थोड़ा सा बना 5-10 मिनट पढ़ा लूँगी, जो प्रशासनिक और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम है ना वो। अब इसको आंसर में बता दूँ तो वीडियो तो बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सौरभ चौबे की बुक है ना, पर्सन यहीं से पुटअप होते हैं। तो कुंड में है ना ये भूमि कर है माँ, ये भूमि की पैमाइश की इकाई है माँ। उसके बाद है वरियर, वरियर है कर वसूलने वाला अधिकारी होता है। फिर है मंदरम, मंदरम है ना राजा का न्यायालय, क्या है? राजा का न्यायालय था, ये था। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे ये संगम युगिन स्थल किस स्थल पर वार्षिक उत्सव के रूप में इसकी विशेष प्रकार की पूजा होती थी? तो पुहार, जैसे कावेरीपट्टनम कहा जाता है। संगम युग में किस राज्य के व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टियम के दरबार में गया था? तो तीनों के गए थे है ना, तीनों राजाओं के, तीनों वंशों के, चेर चोल पांड्य। पांड्य शासक नेडू जालिम ने प्रसिद्ध तलैया कलाम युद्ध में किसके विरुद्ध जीता था? ये मैंने बताया 5 राजा थे, चेर चोल, और 5 राजाओं को उन्होंने हराया। अब ये प्रश्न उत्तर जल्दी जल्दी पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है ना, इसलिए। इनमें से कौन सा शासक चेरवंशी था? ये मैंने पढ़ा दिया, सैन गुटवन। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मरुगन की पहचान ये स्कंद के रूप में की गई, ये परीक्षा में आया हुआ है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन में किस बंदरगाह के मोती पाए गए थे? ये मैंने अभी पढ़ाया, कालची, जो मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया था, बंदी वहाँ मोती चुगते थे। प्राचीन भारत में इतिहासकारों में ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो, इस प्रकार लिखा है। प्राचीन इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही न हो, ये स्मिथ ने कहा था। स्मिथ वेरी इंपॉर्टेंट है। पदित पदितु पत्तु निम्नलिखित में किस राजाओं ने? ये चेर राजाओं ने, अभी हमने चेर वंश पढ़ा तभी बताया था। निम्नलिखित में किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुहार है? तो कावेरी नदी के। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल में। संगम युग में प्रमुख समुद्र पतन बंदरगाह, तो पुहार। ये सब मैंने बताया ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? कपाटपुरम अल्वे में। प्रथम मदुरा में, द्वितीय कपाटपुरम अल्वे में, तृतीय वापस मदुरा में ही हुआ था। ये पर्सन नेक्स्ट जून 2023 में ही आया हुआ है यूपीएससी परी में। निम्न में कौन सा कथन तृतीय संगम के विषय में? तो नकीरेर इसके अध्यक्ष थे, तृतीय में राइट है। इसमें कुरल की रचना हुई थी, ये भी राइट है। पदित पत्रु की रचना, पदित पट्टू की रचना हुई। इसमें तोलकाप्पियम की रचना हुई। तोलकाप्पियम प्रथम संगत में हुई थी। कब हुई थी? द्वितीय में, जबकि ये तृतीय संगम का बता रहा है। जहाँ तोलकाप्पियम की रचना हुई थी, तोलकाप्पियम में ये व्याकरण ग्रंथ था ना, तो ये मैंने बता दिया। इसका ये राइट है जो द्वितीय में हुई थी। कनगी सतीत्व की पूजा का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? ये मैंने अभी बताया था, शिल्पाधिकार में मिलता है। और निम्नलिखित में चेर राज्य के पतन, चेर राज्य के पतन थे, तो कौन थे पतन? यानी कि पतन किसे कहते हैं? बंदरगाह। तो चेर राज्य के पतन का मुसीरी था, तोंडी था, और ये 2 ही थे। तो 2 और 4 जिसके अंदर है वो राइट है। तो ये 2, 4 बी में ये राइट है, क्योंकि मैप से समझाया मैंने, पूरे बंदरगाह बताया आपको। दक्षिण में भारतीय को राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने इंडिका में किसका किया था? तो मेगास्थनीज इंडिका में उसने किया था ना, किसने? मेगास्थनीज पांड्य वंश का किया था, जहाँ मोतियों के जो व्यापार होता था, मोती चुगते थे कैदी, वो बताया था। तीसरे संगम का अध्यक्ष तो ये था, नकीरर था। ये सारे पर्सन थे। इसमें किस संगम लेकर नंद शासकों से संचित धन का किया? तो ये मामूल लाल ने किया था। और मौर्य और नंदों का भी उल्लेख इसने किया था। कोरकई और मदुरै प्रमुख नगर और पतन थे। कोरकई और मदुरै कौन किसके नगर थे? दोनों, ये आप देख सकते हो।
ये पांड्यों के थे, है ना। ये पूरा मैंने बताया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये वीडियो आज हमारा संगम काल पूरा हो गया। ये संगमकालीन शासक है। उदय चेराल कौन था, कार्यकाल कौन था, तो कार्यकाल प्रथम चोल शाखा का राज्य शासक था। ये कार्यकाल श्री विष्णु किसका था, तो ये पल्लव था। और उदय चेराल ये चेर थे। और नैदियोन ये पांड्य का प्रथम शासक था, है ना। तो ये आप खुद मिला सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा वीडियो देखा है तो अब तो हमें समझ में आ ही जाएगा। और उसके बाद लास्ट प्रश्न कौन सा है, किस संगम ग्रंथ में मगध और वज्र और अवंती राज्यों का उल्लेख है। तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये था उसके शिल्पाधिकारम में। शिल्पाधिकार में, है ना, अधिकार उसके में मगध वज्र और अवंती का भी उल्लेख है। और मामलू कारक में मौर्य और नंदों का उल्लेख है। और उसी के अंदर किसका उल्लेख था और बताया था, पांड्य राजाओं का उल्लेख भी उन्होंने, पांड्य राजाओं का नहीं, उन दो स्थानों का बताया था। सॉरी, मैंने बता दिया वो भी। और उसकी मेगस्थनी की इंडिका में पांड्यों का था। सॉरी, मैंने कुछ गलत किया। नंद शासकों में संचित का उल्लेख भी ये मामूल लाल ने किया था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे गुप्त शासक, स्टार्ट कर रहे हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही प्ले लिस्ट को। मेहर टीचिंग चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल, उसे भी ज्वाइन कीजिए।